तो आगे चलते हैं हम। तो हमने आखिरी में देखा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो तो क्या होता है, तो उसमें पिच बढ़ती जाती है। हमारा सपोज़ कि ऐसा केस हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें चीज़ को छोड़ा, उसमें चीज़ को हमने ऊपर छोड़ा था, मान लो किसी एंगल पे छोड़ दिया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एंगल पे छोड़ दिया मान लो तो वी कॉस थीटा है, वी साइन थीटा है। तो ये वी साइन थीटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ मिलके वी क्रॉस भी एक सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है ना। तो ये सर्कुलर मोशन करेगा, इसका रेडियस होगा एम वी कॉस थीटा बाई क्यू वी, ठीक है ना। और इससे आगे बढ़ेगा तो बेसिकली ये स्पाइरल ही होगा, इट इज़ गोइंग टू बी स्पाइरल। और ये स्पाइरल ऐसा होगा कि ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब क्योंकि स्पीड बढ़ती जाएगी तो स्पाइरल ही होगा ना, मतलब स्पीड बढ़ती जाएगी तो स्पाइरल का पिच बढ़ेगा। तो इसमें क्या होगा, ये पहला पिच है, ये दूसरा पिच है जहाँ पे दोबारा हिट करता है, ये तीसरा पिच है। पिच बढ़ते जाएंगे क्योंकि स्पीड एक्स में बढ़ रही है। टाइम पीरियड का स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, 2πm/क्यू भी होगा। अब पिच निकालेंगे कैसे, अब लफड़ा क्या है कि यहाँ पर जो एक्स में इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वो वी कॉस थीटा, ये यू है किसमें, एक्स में, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे, किस डायरेक्शन में, एक्स में। तो यहाँ से आएगा P1 बराबर वी कॉस थीटा टी प्लस हाफ ए कितना है, क्यू बाई एम इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। दूसरे में कितना आएगा, P1 प्लस P2 ले लेंगे। अब टाइम आपके पास कितना हो जाएगा, 2t हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसे करके आप कर सकते हो। बस फ़र्क ये है कि पहले केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी जब वेलोसिटी ठीक ऊपर फेंकी गई थी, वाई में वेलोसिटी थी, एक्स में नहीं थी। इसमें है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वही चीज़। अब जो सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये बता रहा हूँ क्या है, इसका भी कोई प्रूफ मत मांगना, प्रूफ मेरे से मांग लेना बाद में आप, ठीक है। फिलहाल तो आप इसको रट लो, ठीक है। ये जो चीज़ है कि ई और बी परपेंडिकुलर है, इसमें ई और बी दोनों पैरेलल थे, जिधर ई उधर बी परपेंडिकुलर हैं। तो अब क्या होता है मैं समझाता हूँ। तो परपेंडिकुलर होंगे तो ऐसा होगा कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर, मतलब मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ठीक है। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा केस है, कैसे मैं समझाता हूँ। अब मान लो यहाँ पर आपने किसी चीज़ को जीरो इनिशियल वेलोसिटी से छोड़ दिया, रिलीज्ड, ठीक है। अब आपने रिलीज़ किया तो क्या हुआ बच्चों, कि रिलीज़ किया तो समझना भाई मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी, तो वेलोसिटी क्यू वी साइन थीटा, तो वेलोसिटी है नहीं तो मैग्नेटिक फोर्स कुछ करेगा नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स को थोड़ा सा ऊपर लगेगा, समझना ध्यान से। बिल्कुल जैसे ही जरा सा ऊपर जाएगा, अब इसके पास वेलोसिटी होगी, ठीक है ना, वेलोसिटी होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स ने इसको ऊपर खींचा, वेलोसिटी होगी तो वी क्रॉस बी, इधर फोर्स बनेगा, इसमें इधर फोर्स बनेगा तो ये रेडियल फोर्स है तो इसे घुमाएगा तो ये थोड़ा टर्न कर जाएगा, ठीक है। अब ऊपर जितना जाएगा, अब आप एक चीज़ समझना है ना, अब सुनो, इधर टर्न किया इधर की तरफ, अब इसके पास फिर वी क्रॉस बी, अब वी क्रॉस बी कहाँ आएगा, वी क्रॉस बी इधर आ जाएगा, तो इसके पास फिर परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, फिर इसे घुमाएगा। ऐसे बेसिकली घूमते 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 परपेंडिकुलर फोर्स लगते घूमते 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 घूमते, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर घूमेगा 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 घूमेगा, है ना। अब इसमें सोचने की बात क्या है, सपोज वो किसी टाइम वाई ऊपर है, ठीक है। तो इस पर देखना, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं समझाता हूँ। मैग्नेटिक फोर्स कोई काम करता नहीं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक। मान लो इसकी स्पीड कभी भी है तो इस पर वर्क डन केवल इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स का होगा। इलेक्ट्रोस्टैट का फोर्स का वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना होगा इलेक्ट्रोस्टैट का, क्यू नहीं, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वाई में, एक्चुअली इसके डिस्प्लेसमेंट दो होंगे, देखो फोर्स होगा क्यू ई जे कैप, डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स आई प्लस वाई जे। तो क्यू ई जे कैप केवल वाई जे से मल्टीप्लाई होगा, तो क्यू ई वाई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो जो स्पीड है वो हो जाएगी आपके पास 2QE/m इंटू वाई, ये वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है।
तो v जो है रूट वाई के प्रोपोर्शनल, मतलब जैसे जैसे रूट वाई बढ़ेगा, जैसे जैसे वाई बढ़ेगा v बढ़ेगी, फिर वाई कम होते जाएगा, v कम होती जाएगी, फिर इसके बाद ये ऐसे ही हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा यहाँ से, फिर फोर्स इधर, फिर फोर्स इधर, ऐसे घूमते 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 रहेगा। तो अब इसकी जो मोशन है वो अलग सी मोशन है, ठीक है। और ये जो चीज़ बनती है वो क्या बनती है मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे पेज नंबर 2, तो ये चलता कैसे है, ये ऐसे जाता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आएगा, स्पीड 0 हो जाएगी, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ये चीज़ बार बार रिपीट होगी। इस पैटर्न को, इस चीज़ को बोलते हैं साइक्लॉइड। ये जो पाथ है वो साइक्लॉइड पाथ है, साइक्लॉइडिकल बोल दो, साइक्लॉइड मोशन है, ठीक है। अब ये तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ठीक है ना। अब ये कैसे बनती है मैं ज़रूर पूछ लेना, ठीक है, कैसे बनती है ज़रूर पूछ लेना। पर ध्यान रखना जितना ऊपर जाएगा उतना स्पीड ज़्यादा होगी, मतलब जो स्पीड होती है वो रूट वाई के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब साइक्लॉइड होता है क्या, साइक्लॉइड में होता है जैसे कि मान लो एक साइकिल का पहिया है, वो मान लो चल रहा है, मान लो एक पॉइंट नीचे है, थोड़ी देर में पॉइंट ऊपर आ जाता है, फिर पॉइंट नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, वही पॉइंट ऊपर नीचे होता है। तो एक साइकिल के पहिए का कोई पॉइंट होता है, उसकी जो मोशन होती है उसको बोलते हैं साइक्लॉइडिकल मोशन। तो ये मोशन जो होती है साइक्लॉइडिकल मोशन होती है, ठीक है। और ये जो पाथ होता है साइक्लॉइड होता है, ठीक है। और इसमें वेलोसिटी रूट वाई के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। आगे चले, चलो भाई प्रूफ जरूर पूछना कि साइक्लॉइड मोशन क्यों है, ठीक है ना। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो इसके बारे में कुछ डेप्थ में जाएंगे, तो ध्यान रखना डू आस्क, चीज़ थोड़ी मुश्किल है, ठीक है ना। इसका ज़्यादा डेप्थ में घुसना कम से कम मेडिकल के बच्चों के लिए तो बिल्कुल बेकार है, ठीक है। तो बाकी जो नॉन मेडिकल के मेरे एक बार याद दिला देना, मैं आपको बाद में बता दूँगा। अब हम चलते हैं आगे, अब हम बात करते हैं फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्जेस। थोड़ा टॉपिक का नाम बदल देता हूँ, मैग्नेटिक फोर्स। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो दो चार्जेस के बीच में होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स सपोज मान लो ये v1 वेलोसिटी चल रहा है, ये v2 वेलोसिटी चल रहा है, मान लो किसी टाइम पे या r दूरी पर है। अब ये इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगा ही रहा है नो डाउट, लेकिन ध्यान रखना ये एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसकी जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो v1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो ये हम लिखते हैं b एट q2 बाय q1। q2 पर q1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी म्यू नॉट बाय 4 पाई। q1 की मैग्नेटिक फील्ड है q1 v क्रॉस r बाय r क्यूब, ठीक है ना। r वेक्टर इसको मान लेते, मान लो ये वाला r वेक्टर, ठीक है। तो ये तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड होगी, किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड एट q2 बाई q1, ठीक है। अब इसका जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन q2 बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ q1, q2 पर q1 की मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स लगेगा वो लगेगा q2 v2 क्रॉस b, v2 क्रॉस b, इसकी मैग्नेटिक फील्ड v2 क्रॉस b, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर केस में तो हमने सारे एंगल 90 ले लिए हैं, तो बेसिकली ये हो जाएगा q2 v2 b, और v और r के बीच में एंगल 90 है, तो v r साइन 90 उतना ही आएगा। तो ये बेसिकली हो गया q2 v2, b कितना है म्यू नॉट बाय 4 पाई q1 v r बाय r क्यूब। तो ये दोनों कट गए, आपके पास कितना हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट बाय 4 पाई q1 q2, ठीक है। ये वेलोसिटी v1 थी, तो यहाँ भी v1 लिख लो, q1 q2 v1 v2 बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास फोर्स आ गया, ठीक है। एंगल कुछ और होता आप देख लेना, फिलहाल सारे एंगल में 90 दे रखे थे। देखो समझना मेरी बात, देखो v क्रॉस r, ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे हो जाएगी v क्रॉस r, ठीक है। तो v2 और b के बीच में एंगल 90 है, ठीक है, v1 r के बीच में 90, सारे एंगल 90 थे, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे, लेट्स सी। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक, इस टॉपिक को बोलते हैं फोर्स ऑन अ करंट carrying wire in a
मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे पता है कोई मूविंग चार्ज होता है, उस पर फोर्स लगता है, तो करंट में भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो फोर्स तो लगता होगा तार पे। तो तार पे कितना फोर्स लगता है ये कैलकुलेट करते हैं, लेट्स सी। तो मान लो कि ये करंट का कोई सेक्शन है, मान लो इस सेक्शन की लेंथ जो है वो L है, एरिया मान लो A है, मान लो इसमें करंट कितना है I है, ठीक है। मान लो कि जो इसकी लेंथ है या करंट की डायरेक्शन है, इससे किसी थीटा एंगल पर मान लो मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमें देखना है कि इस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं उन पर कितना फोर्स लगता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो लेट्स सी। तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे NaL। N जनरली होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मेरे पास ये हो गया NaL, ठीक है। अब हम करते क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन फोर्स निकाल लेते हैं और बाकी सबको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कैसे फोर्स निकालते हैं, चलो भाई इसको थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाते हैं। मैंने डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन है, करंट इधर है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, करंट के ठीक उल्टा चलता है। तो वो इन जनरल ऑन एन एवरेज वीडीज चलता है, और वीडीज चल गया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो ये एंगल कितना है, मान लो थीटा है, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन को फोर्स जो होगा, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स होगा वो होगा आपके पास -E VD क्रॉस बी। क्यू वी क्रॉस बी होता है, क्यू वी क्रॉस बी यही होता है। तो चक्कर यह है कि इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो VD से B की तरफ आएंगे अंदर, लेकिन क्योंकि माइनस है तो ये डायरेक्टेड आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्टेड बाहर डॉट से दिखा देते हैं। अब ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स। तो अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा EVD/B साइन, एंगल कितना है बीच का, पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो EVD/B साइन थीटा। तो ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। अब जो टोटल फोर्स होगा ऑन वायर, वायर के सारे इलेक्ट्रॉन पे, वो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास कितने हैं NaL, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स है EVD/B साइन थीटा। अब NeAVD ये ऐसा फॉर्मूला है जो PCM के बच्चों जब पैदा होते हैं तब भी उनको पता होता है। उनसे पूछो कि बेटा करंट क्या होता है, बोलते हैं कि NeAVD ऐसे है ना, सही है। तो ये फॉर्मूला जो होता है बच्चों को बचपन से पता होता है। तो NeAVD क्या होता है, I बराबर NeAVD। तो ये हो गया ILB साइन थीटा। अब करंट तो वेक्टर नहीं, लेकिन लेंथ एक वेक्टर हो सकता है, ठीक है। तो हम जनरली लेंथ को एक वेक्टर मान लेते हैं करंट के डायरेक्शन में, ठीक है, सही। अब सुनना कि ये जो फोर्स की डायरेक्शन है बाहर की तरफ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये एक तार है, ठीक है, करंट इधर है, तो L वेक्टर इधर मान लेते हैं। L वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जो करंट के पैरेलल है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इधर थी। अब देखो L और B दो वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल थीटा है, तो इसका मतलब या तो L क्रॉस B से आ सकता है या B क्रॉस L से आ सकता है। अब आप ये सोचो कि फोर्स की डायरेक्शन बाहर है, तो L क्रॉस B बाहर आएगा, B क्रॉस L अंदर आएगा। तो इसका मतलब मैं इसको L क्रॉस B से दे सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि F जो होगा उसको मैं IL क्रॉस B लिख सकता हूँ, जहाँ पे L किसके पैरेलल है, L आपके पास करंट के पैरेलल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन करते हैं एक। क्वेश्चन ऐसा है कि सपोज कि एक तार ये है, तो वही तार है इधर मुड़ गई, और मान लो A पॉइंट B पॉइंट C पॉइंट, ABC दोनों L हैं, इनमें करंट I दौड़ रहा है, ठीक है। और ये मान लो 37 डिग्री, ये भी 37 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड मान लो
अंदर की तरफ है। मैं ज़्यादा दिखाई नहीं रहा, हौच पौच हो जाएगी, तब भी थोड़ी सी दिखा देता हूँ। बी इनसाइड। तो फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर। ध्यान रखना हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि केवल ऐसी तार नहीं होती, करंट आएगा जाएगा, तो ये कोई ऐसा लूप सा नहीं है, तो मतलब और भी तार है लेकिन हम इतने हिस्से के बारे में पूछ रहे हैं। तो लेट्स सी। सही। अब करते क्या है, फोर्स होता है आई एल क्रॉस बी, तो दोनों को फोर्स लिखते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा से डायग्राम बनाता हूँ। ये दो तार हैं, ये 37 डिग्री है, ये 37 डिग्री है। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो एल इधर करंट, एल क्रॉस बी, एल इधर, ठीक है भाई, एल इधर हो गया, बी नीचे की तरफ, तो एल क्रॉस बी किधर आ गया, तो इस पर जो फोर्स आएगा इधर आ जाएगा। ठीक है, लेंथ इधर, करंट की दिशा में। अब ये फोर्स तार के एल और बी के परपेंडिकुलर होगा, तो इसका मतलब तार के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था ही, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अब 90, तो ये 50, ये 37 है, तो ये भी 37 है, ठीक है, ये वाला, ये फिर 37 है। ऐसे ही इस पर जो फोर्स होगा एल क्रॉस बी वो इधर हो जाएगा, तो ये फिर 90 डिग्री हो गया, ये 37, ये 37, ये भी फिर 37। अब एल और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री, क्योंकि एल प्लेन में है, बी प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो एल और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री। इसका मतलब कि दोनों फोर्स कितने होंगे, आई एल बी साइन 90, आई एल बी हो गया। अब ये सोचो कि इन दोनों फोर्स का एफ कॉस 37, एफ कॉस 37 तो कट जाएगा, बचेगा कितना, 2 एफ साइन 37। तो 2 एफ साइन 37, 2 एफ, एफ कितना, आई एल बी साइन 37, साइन 37 हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 3/5, तो 6/5 आई एल बी। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, और ये फोर्स किधर होगा, फोर्स आपके पास हो गया लेफ्ट की तरफ। मैं आपको चीज़ बताऊं कि कभी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वायर इज रिप्लेसेबल बाय, वायर इज रिप्लेसेबल बाय डिस्प्लेसमेंट वायर। मतलब क्या है कि आप फॉर फोर्स, फोर्स के लिए आप इसको एक डिस्प्लेसमेंट वायर से रिप्लेस कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट वायर मतलब, समझना मेरी बात, जैसे मान लो कि ये वायर है, ये वायर है, ये 37 है, ये 37 है। अब बेसिकली करंट ए से सी गया ना, तो इसको डिस्प्लेसमेंट वायर से रिप्लेस कर दो, ये डिस्प्लेसमेंट वायर है। अब ये 37, ये भी 37, तो ये क्या होगा, एल साइन 37, ये भी एल साइन 37 हो गया, तो इसकी टोटल लेंथ क्या होगी, 2 एल साइन 37। नहीं, ये 3/5 होता है, तो बेसिकली 6/5 एल हो गया। अब सोचो कि अगर अकेली एक 6/5 एल लेंथ की वायर होती, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होता, तो फोर्स कितना होता, आई एल बी। तो आई एल बी आपके पास जो इस पर फोर्स हो जाता वो हो जाता आई एल क्रॉस बी, ये तो होता। ठीक है, तो आई एल की जगह कितना होता है, 6L/5, और बी की जगह बी ही होता। ठीक है ना, तो आई 6L/5 इंटू बी, और वो फोर्स एल क्रॉस बी लेफ्ट ही होता। तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप इसको अलग अलग करोगे तो भी आंसर आएगा, साथ साथ करोगे तो भी आंसर आएगा। ठीक है, इसको आप बहुत तरीके से प्रूव कर सकते हो, इट्स ईजी टू प्रूव इट। ठीक है, चलें भाई आगे, चल आगे चलते हैं, पेज नंबर 5। अब मान लो एक और क्वेश्चन है, सपोज कि ये एक वायर है सेमी सर्कुलर, ठीक है, अब इसका रेडियस जो है आर है, और मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड आपके पास अंदर की तरफ है। अब इसे पूछा है कि मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, तो मैं तो आपसे साफ साफ कह रहा हूँ भाई कि आप क्या करो, इसको ए बी मान लो, तो इसको एक वायर से रिप्लेस कर दो ए बी, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2R। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, आई एल क्रॉस बी, एल कितना है 2R इंटू बी, फोर्स एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी ऊपर आ जाएगा, एल इधर है बी नीचे है, एल क्रॉस बी ऊपर आ जाएगा, तो फोर्स आपके पास आई एल बी, इसका मतलब I2RB इतना आना चाहिए ऊपर की तरफ। तुम कहोगे सर हम नहीं मानते, मैं कहूँगा कोई दिक्कत नहीं, लेट्स सी। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करते हैं देखते हैं। अच्छा, तो प्रूफ इसका ऐसा है
कि सपोज हम थीटा पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं डी थीटा, ले लिए। करंट हमने इधर माना तो इधर एक छोटा सा एंगल ले लिया, ये फोर्स हो गया, ये डी एल हो गया आर डी थीटा, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ है, ठीक है। अब समझना मेरी बात, डी एल इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो डी एल क्रॉस बी, देखो डी एल इधर है, बी नीचे है, तो डी एल क्रॉस बी, तो डी एल क्रॉस बी जो आपका होगा, मैं आपको समझाता हूँ, डी एल इधर है, ठीक है, बी नीचे, तो डी एल क्रॉस बी इधर आ जाएगा। तो डी एल बी क्रॉस बी जो फोर्स होगा आपके पास, वो बेसिकली क्या होगा, जो आपके पास फोर्स होगा, है ना, डी एल क्रॉस बी, वो बेसिकली क्या होगा, डी एल के परपेंडिकुलर होगा बी के भी, तो वो डी एल क्रॉस बी इधर आ जाएगा, ये छोटा सा फोर्स है, ठीक है। अब ये छोटा सा फोर्स हो जाएगा आई डी एल क्रॉस बी। अब सोचने की बात है, डायरेक्शन तो हमने लिख ही दी है, ठीक है ना। अब डी एल ये रहा बी प्लेन के अंदर है, तो उसके बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है, तो आई डी एल भी हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका फोर्स हो गया, ठीक है। अब सोचने की बात क्या है, समझना इस चीज़ को, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ सुनना। जैसे कि मान लो कि यहाँ से थीटा पे जाके एक छोटा सा हिस्सा लिया हमने डी थीटा, यहाँ से भी थीटा पे जाके छोटा सा हिस्सा लिया डी थीटा, करंट जो है वैसे बह रहा है, यहाँ एक छोटा सा हिस्सा जो डी एल होगा, डी एल क्रॉस बी फोर्स इधर आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे होगा, तो अब डी एल उधर है, तो डी एल क्रॉस बी अब इधर आ जाएगा फोर्स, समझ बात। ये एंगल यहाँ के बराबर है, ठीक है। अब ये दोनों फोर्स एक इधर, तो डी एफ कॉस थीटा कटेगा, बचेगा क्या, डी एफ साइन थीटा। आप मेरी बात समझ रहे हो, सही है। तो कहने का मतलब कि ये देखो, ये कुछ भी नहीं है, ये दोनों लाइन एक ही हैं, समझ लो, इस लाइन के अंदर भी 526 डी थीटा आ जाएंगे। तो सोचने की बात यह है कि जो डी एफ कॉस थीटा है वो तो कट जाएंगे सारे, जो बचेगा नेट फोर्स वो डी एफ साइन थीटा बचेगा। तो अगर आपको नेट फोर्स निकालना है तो आप बेसिकली क्या करोगे, डी एफ साइन थीटा को जोड़ोगे। तो आपने डी एफ साइन थीटा को जोड़ दिया, तो डी एफ कितना है, आई डी एल बी साइन थीटा, और डी एल खुद कितना है बच्चों, आर डी थीटा। तो आपके पास कितना हो गया, आई बी आर डी थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब करना क्या है कि आपको पास है ना, आई बी आर तो बाहर ले लो, आई बी आर, ठीक है, बच गया साइन थीटा डी थीटा। बहुत हौच पौच हो रहा है, कहीं और लिख देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब थीटा, शुरू में थीटा कितना है, यहाँ पे मैंने थीटा पे जाकर डी थीटा लिया था, शुरू में थीटा 0 और आखिरी में पाई है, तो 0 से पाई हो गया, ठीक है। अब इसको मैं यही नीचे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देख लेना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो नेट फोर्स कितना हो गया, आई बी आर माइनस कॉस थीटा में लिमिट बदल दो, 0 से पाई की जगह पाई से 0 कर दो, कॉस 0 1 होता है, कॉस पाई -1 होता है, तो 1 - 1 कितना हो गया, 2 आई बी आर आ गया। तो कुल मिला के फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ भी आ गया, क्योंकि साइन थीटा नेट फोर्स इधर आ जाएगा, हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा डी एफ साइन थीटा ऊपर की तरफ, क्योंकि डी एफ कॉस थीटा कट गया, नेट फोर्स ऊपर भी आ गया, 2 आई बी आर भी हो गया। तो मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि जब भी ऐसा हो तो आप बेसिकली इसको एक डिस्प्लेसमेंट वायर से रिप्लेस कर सकते हो, काम चल जाता है, लेकिन तभी करना है जब सिंपल सी बात है, जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, अदरवाइज ये परपंच नहीं करने। अब हम चलते हैं आगे। बताने की बात नहीं है, लेकिन अगर एक क्लोज लूप होगा मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, तो फोर्स इज इक्वल टू 0 ऑन अ क्लोज लूप। पूछो क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप इसकी जगह डिस्प्लेसमेंट वायर रखोगे तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 0। तुम कहोगे सर मैं नहीं मानूंगा, तो एक काम करो, यहाँ से यहाँ तक सिंपल से काम कर लो। अगर आप कहोगे कि मैं नहीं मानूंगा, तो एक काम करते हैं, सुनो, ऐसे करंट है, इस ऊपर की जगह ये वायर लगा दो, यहाँ की जगह ये वायर लगा दो, ठीक है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इस पर फोर्स होगा आई एल बी ऊपर की तरफ, इस पर फोर्स होगा आई एल बी नीचे की तरफ, तो दोनों फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी है सिंपल सी बात, यहाँ से यहाँ तक आओ, सीधे 0 लेंथ की डिस्प्लेसमेंट वायर लो, काम खत्म। अब चलते हैं आगे, ठीक है ना, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये काम केवल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ही होता है, अन्यथा ये काम नहीं होता है बालक, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन ऐसा है,
कि ये थीटा एंगल का एक इंक्लाइन है और इस पर एक वायर है। एक्चुअली वायर जो है वो इंक्लाइन के ऊपर ऐसे रखा हुआ है। अब मेरी बात समझ लो, एक्चुअली ऐसे ये एक इंक्लाइन है, इसके ऊपर एक छोटा सा वायर रखा हुआ है ऐसे, है ना, ये वायर है, ठीक है, सही है। उसको मैं अब ऐसे दिखाऊंगा तो बेसिकली ये वायर है जो मेरे हाथों से ढक गया, लेकिन एक्चुअली ऐसे फिसल सकता है। तो होता ऐसा है कि एम एल वायर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट टू बैलेंस द वायर। बिल्कुल थिन वायर है, डायमेंशन ना केवल मान लो, ठीक है, कोई फ्रिक्शन वुक्शन कुछ नहीं है, ठीक है। अब कैसे निकालें, देखो समझना मेरी बात। इस पर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, एक लगेगा फोर्स नीचे mg, नहीं लगेगा, सही। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, इस वायर पे फोर्स लग गया नीचे mg, ठीक है। अब करंट इसमें अंदर की तरफ हो सकता है, बाहर की तरफ हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास नीचे की तरफ। करंट अंदर होगा तो, अगर करंट अंदर होगा, समझना मेरी बात, अगर करंट इनसाइड है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे है तो आई भी इधर लगेगा। और करंट अगर, समझ रही बात, करंट अगर बाहर की तरफ हुआ तो बी नीचे की तरफ है तो उस केस में आई भी इधर हो जाएगा, समझ रही बात। तो कहने का मतलब क्या हुआ, या तो आई भी इधर होगा या तो आई भी इधर होगा। इधर तब जब करंट आपके पास अंदर की तरफ हो, और इधर तब जब करंट आपके बाहर की तरफ हो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमको आई भी किधर चाहिए, इधर की इधर। अब देखो, इस एम के दो कॉम्पोनेंट हो जाते हैं, ठीक है, एम के दो कॉम्पोनेंट होते हैं जो हम बचपन से कर रहे हैं। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, फिर थीटा हो जाता है, इधर हो जाता है एम जी कॉस थीटा, इधर हो जाता है एम जी साइन थीटा, ठीक है, एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा। ये तो चलो कैसे बैलेंस हो जाता है नॉर्मल से जैसे भी, लेकिन इसकी दिक्कत है। अब सोचो अगर आई एल भी इधर आ गया तो वो भी कॉम्पोनेंट इसमें जुड़ जाएगा तो ये तो नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि मुझे आई एल भी इधर ही चाहिए, और अगर आई एल भी इधर होगा तो सिंपल सी बात है ये एंगल फिर थीटा है, तो इधर एक आई एल भी कॉस थीटा होगा जो इसको बैलेंस करेगा। तो पहली बात ये कि अगर आई एल भी इधर चाहिए मेरे को, अगर मुझे आई एल भी इधर चाहिए, है ना, तो मेरे पास करंट जो है अंदर की तरफ होगा ताकि एल क्रॉस भी इधर हो जाए। तो करंट जो होगा वो अंदर की तरफ होना चाहिए। और दूसरी बात, बैलेंस करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आई एल बी कॉस थीटा बराबर एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब करंट कितना हो जाएगा, एम जी बाय एल बी टेन थीटा, ठीक है। ये आपका करंट की वैल्यू आ गई, ठीक। अब दो तीन छोटी छोटी चीज़ें और करते हैं और फिर लेक्चर को करते हैं आधा वर्जे नमस्ते ख़त्म, ठीक। आगे चलते हैं, पेज नंबर 7। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मान लो एक इन्फिनाइट वायर है और यहाँ पर एक और वायर है, मान लो इसमें करंट है, मान लो इसमें करंट आई नॉट है, मान लो छोटा सा हिस्सा है जिससे करंट आई है, मान लो इसकी लेंथ एल है, इसका डिस्टेंस यहाँ से डी है। तो फोर्स ऑन स्मॉल वायर, इस छोटी सी वायर में फोर्स कितना होगा। चलो बहुत सिंपल है, ये सिंपल दिख रहा है, इंटीग्रेशन का सवाल है। यहाँ से x दूरी पे जाके एक छोटा सा हिस्सा लेंगे dx, ठीक है। अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाय, कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी या 2 पाई x। तो मैग्नेटिक फील्ड डी एल क्रॉस आर नीचे की तरफ होनी चाहिए और करंट इसमें इधर की तरफ है। तो डी एक्स है ना, तो फोर्स होता है आई डी एल क्रॉस बी, है ना। तो इस पर छोटा सा फोर्स होगा डी एल, तो डी एल यहाँ पे डी एक्स होगा, डी एक्स क्रॉस बी, नीचे की तरफ बी है तो इधर फोर्स हो जाएगा। तो इस पर एक छोटा सा फोर्स हो जाएगा डी एफ, और जो डी एफ होगा आपके पास वो कितना होगा, आई डी एक्स क्रॉस बी। तो डी एक्स क्रॉस बी, तो डी एक्स इधर है करंट की दिशा में, बी नीचे की तरफ होगी इस तार की, एंगल 90 डिग्री होगा, फोर्स ऊपर की तरफ हो गया, तो आई बी डी एक्स। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स।
इंटू डी एक्स। बस छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है क्या कि आई इसका करंट है और बी इसके कारण है, और ये जो है ये खुद आई नॉट करंट लेके बैठा, तो यहाँ आई नॉट हो। तो जो छोटा सा फोर्स है वो है म्यू नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2 पाई इंटू डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, अब टोटल फोर्स निकालना है तो कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सी बात, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इंटीग्रेट करोगे तो म्यू नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2 पाई डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, एक्स शुरू में कितना था बच्चों, यहाँ पर एक्स शुरू में यहाँ पे कितना था डी, और आखिरी में यहाँ कितना हो गया डी प्लस एल। तो आपके पास हो गया डी से डी प्लस एल। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया एफ हो गया म्यू नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2 पाई एल एन एक्स डी से डी प्लस एल। ठीक है, अब आपके पास फोर्स कितना हो गया, म्यू नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2 पाई एल एन डी प्लस एल डिवाइड बाई डी। ठीक है, तो म्यू नॉट आई नॉट डिवाइड बाई 2 पाई एल एन 1 प्लस एल बाई डी, दिस इज द फोर्स। सिंपल सी बात, फोर्स कहाँ की तरफ होगा, ऊपर की तरफ, सिंपल सा डेरिवेशन। ठीक है, और चल लेते हैं दो छोटी छोटी चीज़ें, फिर चैप्टर ये लेक्चर खत्म। ठीक है, अगला 8वां, तो ये एक इन्फिनाइट वायर है, करंट I1 है। ठीक है, और ये मान लो एक दूसरी वायर है, या मान लो ये दोनों इन्फिनाइट वायर हैं, या क्या करें, सोचता हूँ क्या करते हैं। तो ये भी एक इन्फिनाइट वायर मान लेते हैं, और इसमें करंट I2 मान लेते हैं, बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं D। तो हम निकालते हैं फोर्स बिटवीन वायर्स। ठीक है, वायर्स, राइटिंग मेरी दिन पर दिन तरक्की कर रही। तो ये पहले निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड इसकी उस पर। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ I1 ऑन I2 लोकेशन, I1 के I2 के लोकेशन पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बनेगी B बराबर म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई डी, आई की जगह I1। ठीक है, अब इसके कारण अब ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी बच्चों, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी I1 की I2 के लोकेशन पे, ये मैग्नेटिक फील्ड होगी DL क्रॉस R। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, डायरेक्शन में कई बार बता चुका हूँ। अब फोर्स, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसका कोई छोटा सा L लेंथ ले लेते हैं। मान लो ये तो वैसे इन्फिनाइट वायर है, ये भी इन्फिनाइट है, ये भी इन्फिनाइट है। ठीक है, तो हम बात करते हैं फोर्स ऑन L लेंथ ऑफ I2 वायर। फोर्स कितना होता है बच्चों, फोर्स आपके पास होता है आई एल क्रॉस बी, ही तो होता है। तो इस पर जो फोर्स हो गया वो आई, तो आई इसका I2 है, एल इसका इधर है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है तो बीच में एंगल 90 है। एल बी की जगह कितना हो जाएगा, बी इस पे I1 का है, वो कितना है बच्चों, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी। तो ये फोर्स हो गया, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। अगर मुझे फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 2 पाई डी, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ऐसे इसका भी इस पर निकालोगे सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो बेसिकली एक तार दूसरे तार के बीच में ये फोर्स लगाती है। अच्छा, अब डायरेक्शन देख लेते हैं एक बार। डायरेक्शन में क्या है बच्चों, डायरेक्शन है एल क्रॉस बी, तो एल इधर बी इधर, तो एल क्रॉस बी इधर हो गया। तो ये डायरेक्शन जो हो गया ये बेसिकली ये इस पे इधर लगाएगा और ये इस पे इधर लगाएगा, तो ये बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, तो बेसिकली अगर करंट सेम डायरेक्शन में, करंट इन सेम डायरेक्शन, फोर्स इज अट्रैक्टिव, करंट सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स अट्रैक्टिव है। उल्टी बात भी सही है कि करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इफ करंट इज एन अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स इज रिपल्सिव। अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा फोर्स रिपल्सिव होगा। क्यों, मैं समझाता हूँ, सिंपल सी बात। मान लो करंट एक इसमें एक इसमें, अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो होगी है ना, वो DL क्रॉस R कर लो, कैसे भी कर लो, अंदर की तरफ होगी। अब इस पर जो फोर्स लगेगा वो L क्रॉस B, तो L क्रॉस B कहाँ लगेगा बच्चों, L जो है आपके पास इधर है, ठीक है, इस दूसरी तार का B इधर है, तो L क्रॉस B इधर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पर जो फोर्स हो गया आपके पास इधर हो गया। वैसे ही इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर किधर होगी, इसको मैंने ऐसे हैंडल किया, ठीक है ना, बस इस तार को मैं, समझना मेरी बात थोड़ा सा हल्का सा, इस तार को ऐसे होल्ड किया, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कहाँ आएगी, अंदर की तरफ, ऐसे रिंग बनेंगे ना, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ। ठीक है, अब इस पर फोर्स क्या होगा, L क्रॉस B, तो
एल से भी ये भी इधर हो जाएगा, वो तो दोनों पे सेम होगा, इस पे रिपल्सिव इस पे रिपल्सिव। तो इसका मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सिव होगा और सेम डायरेक्शन में अट्रैक्टिव करंट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हम लोग एक आध छोटे छोटे क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है कि ये इन्फिनाइट वायर है और यहाँ पे ए इंटू ए का एक स्क्वायर फ्रेम है, इसमें करंट ऐसे है। ठीक है, दूरी मान लो दूरी एल है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड फोर्स ऑन फ्रेम बाय वायर, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। अब इसमें ध्यान रखना एक चीज़ का कि इसको लिख देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं पहली बात ए बी पे कितना फोर्स लगेगा। तो ए बी पे फोर्स लगेगा आई एल क्रॉस बी। ध्यान रखना कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हर जगह अंदर की तरफ होगी, तो एल क्रॉस बी इधर फोर्स आएगा। तो ये फोर्स कितना होगा, एल और बी में एंगल 90 डिग्री, तो मैं बार बार 90 डिग्री नहीं लिख रहा। आई की जगह इसमें आई, लेंथ की जगह इसमें ए, और मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई नॉट बाय 2 पाई एल। ठीक है, तो ये तेरे पास हो गया इस पे फोर्स, और ये फोर्स कहाँ है, लेफ्ट की तरफ है। अब बात करते हैं सी डी पे। अब सी डी में क्या होगा, एल नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो अब एल क्रॉस बी इस पर जो फोर्स होगा इधर होगा, इस पे इधर होगा, क्योंकि मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो ये एल है, ठीक है, एल क्रॉस बी इधर आ जाएगा। ठीक है, बहुत उठापटक कर रहा हूँ लेकिन आप काम चला लो। ठीक है, तो इस पर जो सी डी पे फोर्स होगा वो फिर ये होगा आई एल बी। आई कितना है, आई है, एल कितना है, फिर ए है, बी कितना है, म्यू नॉट आई नॉट बाय 2 पाई एल। ठीक है, अब एक छोटे से दिक्कत है कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो L प्लस ए है, तो ये दूरी L प्लस ए होगी, तो ये फोर्स राइट है। अब नेचुरल सी बात है एफ ए बी बड़ा है क्योंकि डिवाइजर छोटा है, तो जो नेट फोर्स आएगा इन दोनों का वो आ जाएगा एफ ए बी माइनस एफ सी डी, और ये अट्रैक्टिव होगा, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्टिव ही होता है। तो आप इसको निकाल सकते हो म्यू नॉट आई नॉट ए बाय 2 पाई, म्यू नॉट आई नॉट ए बाय 2 पाई 1 बाय एल माइनस 1 बाय एल प्लस है। ठीक है, अब ये जो ऊपर नीचे की तार है इन पे फोर्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इन दोनों के फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल होंगे, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ। सपोज़ कि ये देखना, मान लो यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा है, ये डी एल है और ये छोटा सा हिस्सा है डी एल है। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो देखो इन दोनों की दूरी सेम है, तो इन दोनों पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी। इस पे जो डी एल क्रॉस बी होगा, डी एल इधर है बी नीचे है, इस पर डी एल क्रॉस बी इधर आ जाएगा फोर्स, नहीं, और इस पर डी एल क्रॉस बी, डी एल इधर है बी नीचे है, इस पर डी एल क्रॉस बी फोर्स नीचे आ जाएगा। मेरी बात समझ लो, ये देखो दोनों डी एल पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी क्योंकि दोनों की तार से दूरी सेम है, दोनों तार से दूरी सेम है। तो यहाँ पे डी एल क्रॉस बी ऊपर आएगा, यहाँ पे डी एल क्रॉस बी नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स ऑन बी सी एंड डी ए कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कुल मिला के यही नेट फोर्स है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही बहुत है इस लेक्चर के लिए। अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। ओके बच्चों, गुड बाय, चिल मारो।